सो लास्ट सेशन जो था, जो हमने चैप्टर एक्चुअली स्टार्ट किया और मसल के बारे में पढ़ा, एवरीवन कैन रिकॉल इट कि एग्जैक्टली क्या क्या चीजें पढ़ी थी? एनी डिफिकल्टी किसी कॉन्सेप्ट में? नो नो क्वेश्चंस? ओके देन आई अज्यूम कि पूरी क्लास को क्लियर हो गया। वैसे भी वो चीजें सेकेंड टाइम रिपीट हुई थी बिकॉज टिश्यू के टाइम पे हमने मसल रिलेटेड काफी चीजें पढ़ी थी। उस समय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का मैकेनिज्म हमने डिटेल में नहीं देखा था, अदरवाइज स्ट्रक्चर, बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट टिश्यूज जो हिस्टोलॉजी पार्ट है, वो सारी चीजें हमने डिटेल में देखी थी। अभी आज मैं कुछ एक्स्ट्रा और प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगी। आई थिंक लास्ट टाइम हमने सेशन एंड किया था बाय अंडरस्टैंडिंग फ्यू ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मसल्स। बेसिकली इट्स अबाउट एक्साइटेबिलिटी इन द टिश्यूज और सेल्स के बीच में एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट होता है बिकॉज ऑफ आयन एक्सचेंज। दूसरी चीज एक्सटेंडेबिलिटी और इलास्टिसिटी जो है, तो इस टाइप की प्रॉपर्टीज के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने पढ़ा। अभी हम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली मसल में क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। दीज आर फ्यू एक्स्ट्रा टर्म्स जो आपको समझना पड़ेगा कि मसल्स में क्या क्या होता है। जस्ट टेल मी, आपने ये वर्ड सुना है या नहीं? जस्ट आंसर मी यस और नो। हैज एवरीवन हर्ड अबाउट मसल फटीग? ये वर्ड सुना है, डॉक्टर्स भी यूज करते हैं। व्हेन यू आर सो टायर्ड, आप ये वर्ड यूज करते हैं। ओके, फटीग का मीनिंग इन जनरल, आप बहुत ज्यादा आपका मसल टायर्ड हो जाता है तब होता है। तो बट टायर्ड होने का मीनिंग क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज सिवियर वर्क कर लिया, ओवर फिजिकल वर्किंग हो गई, मसल्स एग्जॉस्ट हो गए। एग्जॉस्ट होने का मीनिंग ये है कि उनमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो। और अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा मसल्स में, तो इसकी वजह से क्या होगा? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा। तो अगर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? मसल स्पाज्म शुरू हो जाएगा। स्पाज्म मीन्स पेन। इन मेडिकल टर्म्स स्पाज्म का मीनिंग है पेन। आई एम सेइंग दिस वर्ड, स्पाज्म। तो अगर ये पेन शुरू हो गया, तो उसी पूरे कंडीशन को ओवरऑल, अगर आपको एग्जॉस्टेड फील हो रहा है या टायर्डनेस लग रहा है, उसी चीज को हम मसल फटीग बोलते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है, एवरीवन हैज हर्ड अबाउट इट, दैट इज मसल टोन। है ना? वी डिस्कस ऑलवेज इसकी तो टोन बॉडी है या टोन मसल्स हैं, टोन आर्म्स हैं और लेग्स हैं। तो मसल टोन का मीनिंग क्या है? इवन दो द पर्सन इज रिलैक्सिंग, इवन दो द पर्सन इज रिलैक्सिंग और कोई काम नहीं कर रहे, ही और शी इज नॉट मूविंग एट ऑल, तब भी जो मसल्स हैं वो क्या है? ओवरऑल उनमें स्ट्रेंथनिंग है। उनके जो कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स हैं वो स्ट्रेच्ड फॉर्म में है। ऐसा अपीयर होता है कि वो कंटिन्यूअस स्ट्रेच्ड फॉर्म में रहते हैं। ऐसी हैबिट क्यों हो जाती है? बिकॉज ऑफ द एक्सरसाइजिंग। अगेन, एक्सरसाइजिंग की वजह से, उसकी वजह से मसल्स की ऐसी एक्टिविटी, उनकी हैबिट हो जाती है कि जब आपकी बॉडी रिलैक्स है, दैट देन टू वो मसल क्या होंगे? बहुत ही स्मॉल अमाउंट में कॉन्ट्रैक्टेड ही रहेंगे। वो बिहेव करते हैं, वो मिमिक करते हैं कॉन्ट्रैक्शन, बट रियल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा होता। और जब वो ऐसा बिहेव करते हैं तो क्या होगा? वो मसल्स लूज नहीं अपीयर होंगे। तो अगर आप टच करोगे, सपोज जिनके टोन्ड आर्म्स हैं, इफ यू विल टच द आर्म्स, आपको बिल्कुल भी उनमें इलास्टिसिटी या स्पॉन्जिनेस फील नहीं होता है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ मसल टोन। एंड व्हाई इट हैपेंस? बिकॉज ऑफ द एक्सरसाइज। सो जिनको टोन्ड बॉडी चाहिए, इवन नाउ ऑल्सो यू कैन स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। तो अगर किसी को टोन मसल का शौक है, एंड दोज हु आर जिम फ्रीक या फिर वर्कआउट करना पसंद करते हैं या स्पोर्ट्समैन है अगर हमारी क्लास में, सो दे मस्ट बी ऑल अबाउट मसल टोनिंग। तो मसल टोनिंग एक्चुअली स्ट्रेंथ भी इंप्रूव करता है पर्सन का। दैट इज वन थिंग। देन देयर इज ऑल्सो वन मोर वर्ड, दैट इज ट्विच। हैज एनीवन हर्ड अबाउट ट्विच? ट्विचिंग कभी सुना है? नॉट अबाउट मसल, तो किसी और चीज से रिलेटेड। और डू यू नो द इंग्लिश मीनिंग? ट्विच का मीनिंग क्या है?
ओके, ट्विच का हिंदी में जो मीनिंग हम निकालते हैं दैट इज फड़फड़ाना, है ना, पलके फड़फड़ाती हैं कभी कभी, सो दैट इज ट्विचिंग। ओके, तो हम लोग का सुपरस्टिशन भी रहता है, अगर लेफ्ट आई लड़कियों के लिए अच्छा होता है तो राइट आई लड़कों के लिए अच्छा होता है, ऐसा कुछ ना कुछ चीजें फेमस रहती है हर जगह। तो दैट इज आई ट्विचिंग। तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, जो आई लिड्स हैं प्लस द मसल अराउंड द आई, वो क्या कर रहा है, वो ब्रीफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कर रहा है। सो कंटिन्यूअस ब्रीफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से ऐसा लगता है कि ट्विचिंग वाली फीलिंग मीन्स वो अपीयरेंस आपको दिखेगा नहीं, बट यू कैन सेंस द मूवमेंट, वो पूरा का पूरा जो मोमेंटम है उस टाइम पे क्रिएट होता है, वो सारी चीजें फील कर पाते हो। सो दैट इज नोन एज ट्विचिंग। सो ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ मसल्स में ही है, कोई और टिश्यूज में ऐसी कोई भी वेराइटीज या प्रॉपर्टीज आपको नजर नहीं आएगी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू ऑफ द मेडिकल टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू मसल। अगर किसी को ये कंडीशन है, अगर कोई कभी डॉक्टर या आप इन फ्यूचर पेशेंट से मिलो एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि हाइपरट्रॉफी कंडीशन है, इट मींस कि उस पर्सन का जो मसल मास है वो इंक्रीज हो गया है। अगर मसल मास इंक्रीज हो गया, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट हाइपरट्रॉफी। एंड देन ए, अगर किसी नाम के या वर्ड के आगे ए लग गया, इट मींस एब्सेंस। देन अट्रॉफी, अट्रॉफी मींस वो पर्सन का जो मसल मास है वो सिवियरली डिक्रीज हो रहा है, एंड इट हैपेंस बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन ऑल्सो। राइट न्यूट्रिशन नहीं मिलता, तो अट्रॉफी मोस्टली चिल्ड्रन में होता है। बिलो 10 और 12 की एज में अगर माल न्यूट्रिशन हो जाए, प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिले, तो ऐसे बच्चे अट्रॉफी कंडीशन में चले जाते हैं। देन देर इज वन मोर कंडीशन दैट इज आफ्टर डेथ जो होता है उसे बोलते हैं रिगर मोर्टिस। इफ अ डॉक्टर स्पेशली पोस्टमार्टम के टाइम पे अगर कोई डेड बॉडी ऑब्जर्व करते हैं, तो सबसे पहला कंडीशन अगर कोई भी डॉक्टर मेंशन करता है दैट इज दिस टू वर्ड रिगर मोर्टिस। दिस इज द फर्स्ट साइन, मींस अलॉन्ग विथ ब्रीदिंग और जो टेक्सचर है बॉडी का और कोल्डनेस जो बॉडी का होता है, उसके अलावा ये भी एक सिम्टम है रिगर मोर्टिस। रिगर मोर्टिस मतलब कि ओवरऑल जो मसल है ना वो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट होता ही जाएगा, और जो बंडल्स हैं बंडल के फॉर्म में वो अपीयर होते जाएंगे। तो स्किन के ऊपर बहुत सारे लाइंस दिखने लगते हैं मसल्स के। तो वो जो लाइंस हैं इन द मसल्स, वो इसलिए होता है क्योंकि अब बिकॉज द पर्सन इज डेड नाउ, तो उसकी मसल्स में जो एटीपी होगा वो लूज होने लगेगा, एटीपी लॉस होने लग जाएगा। ठीक है, और अगर एटीपी लॉस हो गया, और लास्ट टाइम का होमवर्क जिन लोगों ने भी किया होगा, एक्टिन एंड मायोसिन के स्ट्रक्चर्स अगर आप लोगों ने देखे होंगे, तो एटीपी जो है वो कनेक्ट होता है ना हेड में, मायोसिन के हेड में। इफ यू ऑल कैन रिमेम्बर, अगर आपने होमवर्क किया है तो वो जो एटीपी लॉस हुआ उसकी वजह से कभी भी प्रॉपरली रिलैक्सेशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का रिदम बन ही नहीं पाता। एंड कैल्शियम जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर निकल के अब वो मैट्रिक्स में आने लग जाता है, बिकॉज उनके पास अब कोई न्यूरल कोऑर्डिनेशन नहीं है। सो दे विल डू देयर नेचुरल जो केमिकल प्रोसेस है वो करने लगेंगे। तो जहां जहां आइसोटोनिक कंडीशन बनाने लगेंगे, अगर आइसोटोनिक कंडीशन बन गया तो जो मसल फाइबर है उसका जो बंडल है, वो बंडल क्या होगा, वो कंप्लीटली एक साथ अकड़ जाएंगे, और एक साथ इकट्ठा होने की वजह से उस कंडीशन को हम रिगर मोर्टिस बोलते हैं। तो जो डेड बॉडीज हैं उनको अगर आप टच करोगे और फील करोगे, नॉट नाउ, इन फ्यूचर while studying or while examining something, if you are going to feel it, तो आपको उनकी डेड बॉडी जो आर्म्स और लेग्स हैं या इन जनरल बॉडी है वो बहुत ही स्टिफ नजर आती है बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। सो कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन यू कैन से। Okay, so that is one of the condition, rigor mortis. I'm writing over here after death मसल के कंडीशन को लिखा जाता है रिगर मोर्टिस। ओके, नाउ इसके बाद कुछ मसल के क्लासिफिकेशन के बारे में समझ लेते हैं। पहले इतना समझ में आया, टर्मिनोलॉजीज बातें समझ में आई सबको? यस मैम। ओके, शैल आई चेंज द स्लाइड? यस मैम। ओके, अभी कुछ मसल्स के क्लासिफिकेशन से रिलेटेड देख लेते हैं कि क्या क्या है। आप लोगों को इसी से रिलेटेड अगेन देयर विल बी वन मोर होमवर्क related to this will be the last homework from muscle की तरफ से लास्ट होमवर्क है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि मसल्स के टाइप्स क्या क्या है।
दो टाइप के मेन मसल्स होते हैं। पहले तो ओवरऑल काउंट। सो हमारी बॉडी में इन टोटल देयर आर 639 काइंड ऑफ मसल्स। हमारी बॉडी में टोटल इतने मसल्स ऑन एन एवरेज एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट होते हैं। इट रेंजेस समवेयर 635 टू 645, बट दिस इज द एग्जैक्ट काउंट, जो कि अगर ऑप्शन में एक नंबर दिया हो, सो दैट विल बी द नंबर। दो टाइप के मेजर मसल्स की कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी वो है जिसमें सारे मसल्स एक साथ मिलकर एक काम कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं या एक ही पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, उनको हम बोलेंगे सिनर्जिस्ट। सिन जो वर्ड है ये सिंक्रोनाइजेशन से आया है। सिंक्रोनाइजेशन मतलब एक साथ सारे मिलके काम करना, दैट इज सिंक। सो दैट इज व्हाट सिनर्जिस्ट मींस। तो सारे मसल्स क्या करेंगे, दे आर गोइंग टू एक्ट टुगेदर किसी भी मूवमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए। एंड अगर जो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं उनको बोलते हैं एंटागोनिस्ट। दे आर अगेंस्ट ईच अदर। तो अगर एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसके साथ वाला रिलैक्स होगा। सो इस तरीके से वो ऑपोजिट एक्शन कर रहे हैं। सो हाउ यू आर गोइंग टू राइट इट, वेरी सिंपल, दे आर गोइंग टू एक्ट टुगेदर टू प्रोड्यूस सर्टेन मूवमेंट। एंड एंटागोनिस्ट क्या है, जो ऑपोजिट एक्ट करते हैं। अब सिनर्जिस्ट जो है, मैक्सिमम मसल आपकी बॉडी में है वो सिनर्जिस्ट है। एग्जांपल अगर मैं दे दूं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लेग मसल, आपको कहीं वॉक करके जाना है, आपकी बॉडी को आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है आपके लोअर लेग या फिर लोअर एब्डोमिनल जितना भी पार्ट है, जो प्यूबिक गर्डल के नीचे जितना भी स्केलेटल प्लस मस्कुलर एरिया है, वो हेल्प करेगा और एक ही डायरेक्शन में आप मूव करोगे। साथ ही साथ जो कि थोरैसिक एरिया या एब्डोमिनल एरिया है, वो वहां के मसल्स एक सपोर्टिंग एजेंट का काम करते हैं। इट मींस सारे मसल्स उस मूवमेंट में एक साथ मूव कर रहे हैं। देन देयर आर एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट मींस कि वो ऑपोजिट तरीके से एक दूसरे के साथ हेल्प कर रहे हैं। मींस दो दे आर वर्किंग इन ऑपोजिट वे, बट वो उस कंडीशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल इज, अगर आप सपोज यू आर मूविंग योर एल्बो, अगर आपके जॉइंट्स मूव कर रहे हो, तो जॉइंट्स का एक हिस्सा जो मींस जो एक्यूट एंगल बनाता है वो पार्ट, वहां के मसल्स क्या हुए, वो काफी कॉन्ट्रैक्ट हुए ना। यू हैव टू इमेजिन, जस्ट सी और ऑब्जर्व योर एल्बो किस तरीके से मूव हो रहा है। तो जो एक्यूट पार्ट है, जहां पे एक्यूट एंगल बन रहा है, वो साइड जो है, वहां के मसल्स बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होंगे एंड कंप्रेस भी होंगे। और जो पार्ट ऑब्ट्यूज है, जो आउटर एरिया है, वो काफी ज्यादा स्ट्रेच हो रही है एज कंपेयर टू द इनर एरिया। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट मूव नहीं करेंगे और कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे एट द टाइम, सो आप अपना एल्बो बेंड नहीं कर पाओगे। दैट्स व्हाई इट इज दे आर व्हाट, दे आर एंटागोनिस्ट मसल। अभी इनमें भी दो तरीके के होते हैं, मींस काफी टाइप्स हैं, जिनमें से 2 to 3 टाइप्स जो है मैं वो आपके सामने रखूंगी। पहला एंटागोनिस्ट में फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर। अभी फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर मोस्टली ये कहां पे हो रहा है, जॉइंट्स के कंडीशन में होता है। जो मैंने अभी सिनेरियो दिया, दैट इज रिलेटेड टू फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर। जो फ्लेक्सर का मेन काम है, फ्लेक्सर का काम है कि उसको जो भी जॉइंट है वहां पे पूरा का पूरा बेंड होना है। तो आपका जो जॉइंट है उसके ऊपर जो मेजर सरफेस बनाएगा, दैट इज गोइंग टू बी द फ्लेक्सर। I will show diagrammatically also. That is the flexor. और extensor क्या है? Extensor वो है जो excessively contract होंगे during the time, जो smaller area cover करते हैं। So they are flexor and extensor. इसी तरीके से एक और type है, that is adductor and abductor. Okay, अब इनका मेजर वर्क, जो एडक्टर मसल्स हैं उनका काम है कि जो भी बोन्स हैं उनको बॉडी का जो मिड लाइन एरिया है वहां तक लेकर आना, दैट इज नोन एज एडक्टर। तो इनका काम क्या है, टू ड्रॉ बोन्स टुवर्ड्स मिड लाइन। और एबडक्टर का काम क्या होगा, इनका काम होगा मिड लाइन से दूर लेकर जाना। तो ऐसा मूवमेंट आप कहां पे ऑब्जर्व कर सकते हो, कैन एनीवन थिंक अबाउट इट?
बॉडी का मिड लाइन मीन्स द सेंट्रल पॉइंट, ताकि आप एक ही एक्सिस में वो बोन रहे, और दूसरा उस सेंटर पॉइंट से दूर जाके वो बोन अपना फंक्शन फुलफिल कर रहा है। ऐसी चीजें आप कहाँ पे देखते हो? ब्रीदिंग के टाइम पे आपका जो रिब केज है, स्टर्नम और उसके बीच में इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, तो जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? कुछ मसल्स क्या करते हैं कि वापस से रिब्स, स्टर्नम एंड लंग्स के पोजीशन को कहाँ पे? नॉर्मल थोरेसिक कैविटी में नॉर्मल कर रहे हैं, एंड देन जब आप ब्रीथ इन कर रहे हो तो वो एक्सपैंड भी कर रहे हैं टू इंक्रीज द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो ये टाइप की जो एक्टिविटी हो गई, दैट इज नोन एज एडक्टर एंड एबडक्टर एक्टिविटी। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो आपको अभी फिलहाल समझना चाहिए। एक और है लिवेटर एंड डिप्रेसर, दिस वन इज इंटरेस्टिंग। अभी इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है? जो लिवेटर्स है, अभी लिवेटर्स क्या करेंगे? वो रेज करेंगे, किसी भी बॉडी पार्ट को अगर रेज करना है देन दैट इज नोन एज लिवेटर। सो दे रेज द पार्ट ऑफ बॉडी, दैट इज वन जॉब। दूसरा डिप्रेसर का काम, उनका काम क्या है? लोअर्स द पार्ट ऑफ बॉडी। एग्जाम्पल दू, सपोज अगर आप सिटिंग पोजिशन पे हो, दोज हु आर सिटिंग ऑन द चेयर, सपोज अगर करेंटली हो, तो बीच बीच में क्या होगा? आपका बैकबोन जो है वो पेन करने लगता है। एक ही पोजीशन में थोड़ी देर तक बैठोगे तो आपका बैकबोन पेन करेगा। सो व्हाट यू डू, यू स्ट्रेच योर बैकबोन। तो स्ट्रेच करने के टाइम पे आपने नोटिस किया होगा, आप कंप्लीटली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपकी बॉडी का पोस्चर करते हो, सो दैट आपको थोड़ा सा मसल स्ट्रेचिंग मिल जाए। और आप क्या कर रहे हो? आपके ओवरऑल एब्डोमिनल एंड बैक एरिया को स्ट्रेच कर रहे हो अपवर्ड डायरेक्शन में, ताकि आपके मसल्स थोड़े स्ट्रेच हो। सो अगर वो ऊपर की तरफ रेज कर रहे हो अपनी बॉडी को, आप थोड़ा सा हाइट दे रहे हो, इट मींस उस टाइम पे क्या हो रहा है? उस टाइम पे जो भी बैक मसल्स एंड एब्डोमिनल मसल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? वो रेज कर रहे हैं उस बॉडी पार्ट को, एंड देन वापस से आप फिर से थोड़ी देर में क्या होगे? वापस से आप फिर से उसी पोजीशन पे आ जाओगे, आपका बैक बेंड हो चुका होगा एंड लोअर पोजीशन आपकी हो जाएगी, एंड कहीं ना कहीं आपकी जो बॉडी है, बैकबोन है, वो सी शेप में आने लग जाएगा, क्योंकि एट द एंड वही रिलैक्सिंग, ज्यादा रिलैक्सिंग पोजीशन है, और वो अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस वे में वही आपके लिए कंफर्टेबल पोजीशन है। तो उस टाइम पे डिप्रेसर ने काम किया, तो जो भी शोल्डर बोन्स हैं वो वापस से पुश कर देंगे बॉडी के पार्ट्स को नीचे की तरफ। ये तो सिटिंग पोजीशन से एक रिलेटेड एग्जांपल। अनदर एग्जांपल रिलेटेड टू योर जॉ, आपका जॉ ओपन एंड क्लोज जो हो पाता है, तो लोअर जॉ स्पेशली, वो जब आप नीचे की तरफ मूव कर रहे हो व्हाइल टॉकिंग, व्हाइल ईटिंग और व्हाइल शाउटिंग और व्हाटएवर रीजंस, तो अगर आप वैसा कर रहे हो, तो अगर नीचे की तरफ अगर अपने जॉ को मूव कर पा रहे हो, इट मींस आप लिवेटर मसल्स वहां पे काम कर रहे हैं। और अगर वही जॉ क्लोज कर रहे हो या स्लाइटली अपर कंडीशन, अपर डायरेक्शन में आप मूव कर पा रहे हो, दैट इज बिकॉज ऑफ द डिप्रेसर। सो दीज आर द बेसिक टू टाइप। फर्स्ट इज अबाउट सिनर्जिस्ट, देन एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट के 3 मेजर टाइप्स मैंने बताए। अब आप लोगों का मेन होमवर्क क्या है, मींस इससे रिलेटेड होमवर्क क्या है? सिनर्जिस्ट का एटलीस्ट 2 सिनेरियोज, सिनर्जिस्ट मसल्स के 2 सिनेरियोज या फिर एग्जांपल्स यू हैव टू फाइंड आउट। मैंने पर्पसली आपको नहीं बताया इसके सिनेरियोज या फिर एग्जांपल्स। देन इसका क्या है, मैंने ओरली अभी तक आपको तीनों के ओरली सिचुएशंस बताए। यू हैव टू अगेन have to find out all the examples. Okay, everyone has to find. Yes. अब flexor and extensor बताओ ना एक और बार। Flexor and extensor related to joint. After थोड़े सेशन के बाद मैं आपको पिक्चर्स जब दिखाऊंगी तो मैं वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। इमेजिन, एज आई सेड, इमेजिन योर एल्बो, जो आपका एल्बो जॉइंट है। अगर आप अपना एल्बो बेंड कर रहे हो, तो जो आप बेंड करते हो तो एक तरफ प्रेस हो जाता है ना, और एक बाहर की तरफ होता है जो एल्बो का पॉइंटी एंड होता है, और एक एंड ऐसा होता है जो कि बेंड होता है एक्चुअली अंदर की तरफ जो होता है। ओके, तो जो अंदर की तरफ वाला पार्ट है दैट इज योर एक्सटेंसर, क्योंकि वो काफी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और जो पूरा का पूरा पॉइंटी एरिया बना रहा है, जो पूरे जॉइंट के ऊपर स्ट्रेच हो चुका है, दैट इज नोन एज फ्लेक्सर। तो जो बाहर की तरफ होगा दैट इज फ्लेक्सर, और जो अंदर की तरफ छुप गए और सुपर कॉम्पैक्ट पोजीशन में चले गए दैट इज द एक्सटेंसर। अंडरस्टूड?
Yes, ma'am. Okay, similarly with your knee also, you move your knee, तो knee bending जो है वो भी एक flexor and extensor की वजह से ही हो पा रही है, और मे बी your shoulder movement, तो अगर आप bend कर पा रहे हो, कहीं stretch कर पा रहे हो because of these two type of muscles. So that's what you have to find out. You have to find out the examples of all the types, चाहे वो synergist हो या antagonist हो. कर लोगे इतना homework? Okay. Yes, Everyone? ma'am. Okay. Good. Okay, 1 second, Dhruv. I'm showing the previous slide also. Yes. Okay, let's move on. ये slide change कर दूँ? Is it done? 2 minutes. Okay. Yes, ma'am, done. Okay. नेक्स्ट सेक्शन जो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में असिस्टेंट का काम करते हैं, दैट इज द बोन्स. मसल एंड बोन ही है जिनकी मदद से कोई भी पर्सन और ऑर्गेनिज्म मूव कर पाता है. तो एक तो आपने पढ़ लिया, अभी मसल्स हो गए कंप्लीट. अब आज बोन्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे. मेन हाईलाइटिंग पॉइंट अपना बोन्स ही है. बोन्स काफी डिटेल में पढ़ने हैं. आज जो मैं आपको बोन्स का स्टार्टिंग पार्ट बताऊंगी, मोर देन हाफ ऑफ द पोर्शंस अगेन आपने पढ़ा हुआ है इन टिश्यू चैप्टर, ऑलरेडी पढ़ा है. बस वो रिकॉल करना, कोशिश करना आप कि जो भी हमारा सेशन हुआ था उस सेशन में क्या क्या चीजें बताई गई थी वो रिकॉल कर पाओ. उसके अलावा कुछ टाइप्स ऑफ बोन्स, उनके काउंट, उनके नेम्स, वो आपके लिए न्यू होंगे. तो वो हम स्लोली अप्रोच करेंगे. मैं रश नहीं करूंगी कि एक बार में, एक दिन में हम बोन्स खत्म नहीं करने वाले. सो आई एम गोइंग टू गिव यू टाइम टू डाइजेस्ट ऑल द नेम्स. कुछ नेम आपके लिए बहुत ही अलग होंगे, कुछ डिफिकल्ट होंगे, बहुत ही न्यू होंगे. ओके, सो स्लोली एंड स्टेडीली, बट हैव ओपन माइंड. ये सोच के बैठना कि सब समझ में आ जाएगा. पहली चीज. नाउ सबसे पहले सबसे आसान बात समझते हैं बोन्स का, कि बोन का काम क्या है, उनका बेसिक फंक्शन क्या है, कहाँ पे वो हेल्प करते हैं. सो पहला हेल्प जो सबके दिमाग में आएगा, दैट इज गोइंग टू बी सपोर्ट. सबसे पहले तो वो सपोर्ट का काम कर रहे हैं. हमारे ओवरऑल बॉडी का क्या बोलते हैं, सांचा और ढांचा, जो हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसको बनाने का काम हमारे एंडोस्केलेटन स्पेशली बोन्स का ही है. तो सपोर्ट कर रहे हैं. दूसरी चीज प्रोटेक्शन. दो दे आर एंडोस्केलेटन, बट स्पेसिफिक रीजन्स पे जहां पे इंटरनल ऑर्गन्स को बोन के अंदर रहने की जरूरत है, वहां पे हेल्प भी कर रहे हैं. एग्जाम्पल हमारा स्कल, हमारा ब्रेन जो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है उसे कहाँ रखा गया है, ब्रेन बॉक्स के अंदर. दैट इज रफली हम उसको स्कल बोलते हैं. तो स्कल जैसी चीजें क्या है, ये प्रोटेक्शन का काम कर रही हैं. देन असिस्ट इन मूवमेंट. अब मूवमेंट में असिस्टिंग कैसे करेंगे,
जो हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, तो वो एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होके क्या करते हैं, दे एक्चुअली ट्राई टू मूव द स्केलेटल बोन। तभी तो आप एक जगह से दूसरे जगह मूव कर पाते हो, चाहे लोकोमोशन हो या मूवमेंट हो, वो फुलफिल हो पाता है। सो इमेजिन वो पपेट शो किसी ने देखा है या फिर कहीं पे, तो वो स्ट्रिंग्स Yes, ma'am. सो वो जो स्ट्रिंग्स हैं, इमेजिन दो स्ट्रिंग्स एज द मसल्स, और जो मेन पपेट है वो स्ट्रिंग्स के मूव करने की वजह से वो पपेट्स भी मूव करते हैं। सो एग्जैक्टली वही कनेक्शन हमारे मसल एंड बोन का भी होता है। एंड दैट्स व्हाई हमारे जो मसल्स हैं वो मोस्टली फाइब्रस स्ट्रक्चर से बने हुए हैं, ताकि वो पुश एंड पुल का मूवमेंट फुलफिल हो पाए। एंड वो पुश एंड पुल करेंगे एंड वो सॉफ्ट रहेंगे और कनेक्टेड रहेंगे, तो बोन्स भी मूव करेंगे अकॉर्डिंगली। सो दे आर गोइंग टू असिस्ट इन मूवमेंट। देन बेसिक चीजें और भी कुछ उसके मैट्रिक्स से रिलेटेड। सो मिनरल स्टोरेज, बहुत सारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, स्पेशली इनऑर्गेनिक मिनरल्स एंड सॉल्ट्स वो स्टोर करते हैं और टाइम टू टाइम हमारी बॉडी में रिलीज भी करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। दूसरा, साइट ऑफ ब्लड सेल प्रोडक्शन। ब्लड सेल को प्रोड्यूस किया जाता है आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, विच बोन मैरो, रेड बोन मैरो। Bone marrow. सो बोन मैरो रीजन में इनका प्रोडक्शन भी हो रहा है। दूसरा, नॉट ओनली ब्लड सेल्स, वो एनर्जी भी स्टोर करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी भी स्टोर किया जाता है अगेन इन बोन मैरो पार्ट। बट क्योंकि वो एडिपोज टिश्यू द्वारा स्टोर होता है, इसीलिए वो रीजन होता है येलो बोन मैरो। सो येलो बोन मैरो एक्चुअली consist of adipose tissues, and वो adipose tissues जो है that is the part of bone। वो आपका रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट नहीं है, वो बोन का पार्ट है। एंड दैट स्टोर्स लिपिड कंटेंट। तो टाइमली अगर बहुत ज्यादा स्टारवेशन हो, अब एंड हो रहा है, अब कोई खाने पीने की कोई उम्मीद नहीं है, एंड लॉस्ट ऑल द रेगुलर स्टोरेज, तब जाके बोन्स से एनर्जी निकलनी शुरू होती है। येलो बोन मैरो एडिपोज टिश्यूज से जो भी एनर्जी है वो बाहर की तरफ विथड्रॉ करना शुरू कर देगा। सो दीज आर द बेसिक फंक्शंस जो आपका बोन जो है वो हेल्प करता है। इफ एनीवन कैन कम अप विथ एनी अदर फंक्शंस, यू कैन टेल मी एट एनी मोमेंट। अब थोड़ी सी एनाटॉमी समझ लेते हैं बोन का बेसिक स्ट्रक्चर की एग्जैक्टली क्या है। सो लेट्स डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ बोन। पिक्चर्स में थोड़े एंड में दिखाती हूँ, पहले थोड़े थोड़े एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं एग्जैक्टली क्या क्या है। इफ यू ऑल कैन रिमेम्बर, हमारा जो बोन है, स्पेशली हम लॉन्ग बोन्स को ही उनके ही डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, बिकॉज उनके पास सारे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर डिस्टिंक्ट होते हैं। सो पहली चीज जो आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज डायाफाइसिस। डायाफाइसिस एग्जैक्टली क्या है? दे आर द शाफ्ट, और कह लो मेन पोर्शन जो होता है। सो दैट कंडीशन इज, that area is known as diaphysis. Okay, for your convenience I will try to draw over here. Okay, so this portion is known as diaphysis, जो मैंने अभी बताया। दूसरी चीज है एपिफाइसिस। एपिफाइसिस क्या है? ये दोनों एंड, दोनों जो एक्सट्रीमिटीज या फिर एंड होते हैं उसको बोलते हैं एपिफाइसिस। देन एक रीजन होता है मेटाफाइसिस। मेटाफाइसिस क्या है? मेटाफाइसिस है डायाफाइसिस और एपिफाइसिस का जॉइंट कंडीशन, जहां पे एक्चुअली बोन के मैच्योर होने के बाद वो एरिया बनता है। सो दिस इज गोइंग टू बी मेटाफाइसिस। ओके, दैट इज द मेटाफाइसिस। ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें। दूसरी चीज, एक रीजन प्रेजेंट होता है इसमें जिसको बोलते हैं आर्टिक्यूलर कार्टिलेज। आर्टिक्यूलर कार्टिलेज कुछ याद आ रहा है किसी को? एग्जैक्टली क्या है? एंड्स पे होता है। ओके, एंड्स पे। सो बेसिकली क्या होगा, डिपेंड करता है कौन सा जो भी एपिफाइसिस है उसके अराउंड जॉइंट्स होते हैं उसमें, मतलब जॉइंट्स को जॉइन करने। राइट, एक थिन कार्टिलेजिनस लेयर होता है ऑन एपिफाइजियल रीजन। एपिफाइजियल रीजन के
अराउंड क्यों होता है? क्योंकि यही वो रीजन है जो अपने नेक्स्ट बोन के साथ कनेक्ट होने वाले हैं, एंड दे आर मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेजेस. सो थिन लेयर, रिमाइंड यू, नॉट थिक लेयर. कभी कभी क्या होगा, स्टेटमेंट में थिक वर्ड यूज किया होगा, बाकी सब हाइलिन कार्टिलेज, एपिफाइसिस सब कुछ सही लिखा होगा, और थिन और थिक के चक्कर में क्वेश्चन और ऑप्शन गलत हो जाएगा. सो यू हैव टू कीप इन माइंड थिन लेयर ऑफ हाइलिन कार्टिलेज अराउंड एपिफाइसिस. ये हो गया आर्टिकुलर कार्टिलेज. देन अभी इसके अलावा और कौन कौन से पोर्शंस होते हैं? देन कम्स मेड्यूलरी रीजन. मेड्यूलरी रीजन क्या है एग्जैक्टली? अगर जिनको टिश्यू याद है उनको याद आ जाएगा. मेड्यूलरी रीजन इज नथिंग बट द बोन मैरो कैविटी. जो हमने कैविटी वाला स्ट्रक्चर दिखा था डायाफाइसिस के, जो मेन जो फंक्शनल एरिया है वहां पे एक कैविटी वाला पोर्शन प्रेजेंट होता है, समथिंग लाइक दिस. यही आपका मेन फंक्शनल यूनिट है जो पूरे के पूरे बोन में प्रेजेंट है. सो इसको कॉमनली आप बोल सकते हो मैरो कैविटी. That is the medullary region. Then one more important part, the word periosteum. Periosteum, बोन को जिसने कवर करके रखा है, एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, that is known as periosteum. So it is a membrane, double membranous. देन एक और नेम है रिलेटेड टू दैट, इट इज एंडोस्टियम. एंडोस्टियम अब क्या हो जाएगा? इट इज द लाइनिंग ऑफ मेड्यूलरी कैविटी. तो ये जो मेड्यूलरी कैविटी है, इसकी अंदर की जो इनर मोस्ट लाइनिंग होगी, दिस लाइन जो डॉटेड लाइंस बने हैं, दैट इज द एंडोस्टियम. और यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है? यही वो लाइनिंग है जहां से बेसिक बोन के सेल्स डेवलप होना स्टार्ट होते हैं. सो द ओरिजिनल सेल्स जो बोन के बनते हैं, या फिर रिपेयर के लिए जो यूज किए जाते हैं बोन के, दैट इज ऑस्टियोक्लास्ट. तो ऑस्टियोक्लास्ट की लाइनिंग भी यहाँ पे इसी इनर लाइनिंग के पास प्रेजेंट होती है, बिकॉज मेजर बोन, अदर बोन सेल्स जो मेन बोन सेल्स हैं, उनका रिपेयर का काम, उनके मेंटेनेंस का काम, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को मॉनिटरिंग का काम जो है वो ऑस्टियोक्लास्ट का ही है. ओके, सो ये कुछ बेसिक चीजें जो जिससे कि आपके बोन डेवलप्ड है. अब ये जो मेड्यूलरी रीजन होगा, यही वो रीजन है, इनके ही बीच में जो इनके टिश्यूज हैं, मींस जो हमारे बोन सेल्स हैं, उनके टिश्यूज हैं, उनके बीच में कनाल्स आपको प्रेजेंट मिलेंगे. आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑल्सो. तो वो कनाल्स में कैसे ब्लड वेसल्स, नर्व फाइबर्स कनेक्टेड हैं, वो भी आपको बात समझ में आएगा. सो दिस इज द आउटर स्ट्रक्चर. पहले बोन का ये आउटर स्ट्रक्चर जो विजिबली भी आप देख सकते हो, ये सारे के सारे. इतने समझ में आया? आई थिंक कुछ Yes, जो ma'am. वेजिटेरियंस हैं उन्होंने तो बोन मैरो खाया भी होगा. आई थिंक पाया सूप और समथिंग कुछ तो बहुत ही फेमस है, समथिंग रिलेटेड टू बोन मैरो ओनली. इफ नॉट, दोज हु आर नॉन वेजिटेरियन, दे शुड हैव इट. सर्दियों में ही खाते हैं. इट इज गुड फॉर योर बोन्स एक्चुअली एंड फॉर इम्यूनिटी. मम्मा खाने के लिए बोलती है लेकिन वो अच्छा नहीं लगता. ओके, बट यू हैव टू ईट. बट दोज हु आर नॉन वेजिटेरियन, उनके लिए ही. जो वेजिटेरियन है उनको फोर्स नहीं कर रही हूँ. मतलब आई थिंक खाया होगा, मे बी आपको डिश का नाम नहीं पता होगा, बट पेरेंट्स ने खिलाया होगा, श्योर. ओके, इतना सबको समझ में आया? याद आ गया? क्लास, पुरानी वाली क्लास सबको याद आई? उस टाइम भी हमने यही कुछ ऐसी चीजें पढ़ी थी. आई थिंक एक भी ऐसे वर्ड नहीं है जो आपने पहले सुने नहीं है, सबने सुन रखे हैं, बोथ द बैचेस. शैल आई चेंज नाउ? Ma'am, एक step. ओके.
Yes, ma'am. Now, थोड़ी सी histology. Histology means, I think now you should know. The tissue structure. Right, उनके टिश्यूज के बारे में जो स्टडी करेंगे that is going to be histology. And tissues are nothing but bundle of cells, group of cells जो कि एक similar function perform कर रहे हैं. That is the tissue. So सबसे पहली चीज, जो सबसे पहला word, I think this word is going to be new for everyone. I'm not sure हमने इसके बारे में डिस्कस किया है या नहीं. थोड़ा सा इन डेप्थ चला जाएगा आज का सेशन, बट ट्राई टू कोप अप. ऑस्टियोप्रोजेनिटर. ऑस्टियोप्रोजेनिटर बेसिकली क्या है? जो मेन कनेक्टिव टिश्यू के डेरिवेटिव्स जो होते हैं, जहां से ओरिजिनल कनेक्टिव टिश्यूज बने हैं, मेसेनकाइम या फिर जो मेसोडर्मल ओरिजिन के हैं, तो उन सेल से जो उनके माइटोसिस जब शुरू हो जाती है और उनका फेट डिसाइड हो जाता है कि अब इनको फ्यूचर में माइटोसिस कर करके बोन सेल्स ही बनने हैं, तो वो जो फर्स्ट बैच ऑफ सेल है, दैट इज नोन एज ऑस्टियोप्रोजेनिटर. So I'm writing over here cells derived from mesenchyme, and they are going in cell cycle. Basically cell cycle, cell division में वो चले जाएंगे. जब तक माइटोसिस नहीं होगा कोई भी चीज डिराइव नहीं होगी. जब माइटोसिस होता है तो ऑस्टियोप्रोजेनिटर सबसे पहला बैच बनाते हैं ऑस्टियोब्लास्ट का. अब ऑस्टियोब्लास्ट क्या होता है? अब आप बोलोगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो मैच्योर बोन सेल है. दे आर बोन सेल जो कि अब माइटोसिस में नहीं रहा. तो अगर वो बोन सेल्स हैं और वो किस में चले गए? जी नॉट फेज में चले गए. फिर so वो मैच्योर फेज में, यानी नो लॉन्गर माइटोसिस. तो जब भी माइटोटिक फेज में वो सेल्स जा रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी ऑस्टियोप्रोजेनिटर. और जब वो माइटोसिस कर करके उनके डॉटर सेल्स का जो फेट डिसाइड हो रहा है, वो मैच्योर हो रहे हैं, जी नॉट में है, अपना दिया हुआ फंक्शन अब परफॉर्म करेंगे, दैट इज टू मेक द एंडोस्केलेटन पार्ट. तो वो जब फंक्शन अपना कैरी फॉरवर्ड करने लग जाएंगे, दो सेल्स आर नोन एज ऑस्टियोब्लास्ट. नाउ अब ये जो है ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो धीरे धीरे अपने आप को क्या करवाता है? और ज्यादा मैच्योर करवाता है. सो दैट इज द डिफरेंस इन ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट. समटाइम्स यू मस्ट हैव heard कि ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट दे आर गोइंग टू बी एग्जैक्टली सेम. ये सेम ही टर्मिनोलॉजी है, ऑल्दो सेम है, बट मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता देती हूँ कि अगर माइटोसिस के बाद जो फ्रेश डॉटर सेल्स हैं और वो जी नॉट में जा चुके हैं, उन्होंने अपना सेल डिवीजन स्टॉप कर दिया है, सो दैट स्टेज इज ऑस्टियोब्लास्ट. अब धीरे धीरे ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो अपने आप को मैच्योर करवाता रहता है. मैच्योर करवाना इन द सेंस उसका अपना फॉर्म चेंज करेगा, चीजें एक्यूमुलेट करेगा, मे बी ऑर्गेनल्स बढ़ते जाएंगे. तो जब ऑस्टियोब्लास्ट अपने आप को और ज्यादा मैच्योर करवा पाएगा, तब वो चीज बन जाती है ऑस्टियोसाइट. क्योंकि ये फुल फॉर्म में अब इससे ज्यादा कोई डेवलपमेंट नहीं होगा और उनका जो भी काम है विदाउट एनी हेजिटेशन दे आर गोइंग टू परफॉर्म. दैट इज द ओनली डिफरेंस. अगर ये स्पेसिफिक बात नहीं पूछी जा रही, अगर ऐसी चीज नहीं पूछी जा रही और ऑप्शन में पूछा जा रहा है विच ऑफ देम इज द बोन सेल्स, सिर्फ इतना पूछा और ऑप्शन में दोनों वर्ड्स दिए हैं, सो दोनों ही करेक्ट. बट मैच्योर बोन सेल अगर वर्ड यूज कर दिया, देन प्लीज राइट ऑस्टियोसाइट. दैट इज द ओनली डिफरेंस. बट दोनों को ही रफली बोन सेल्स ही कहते हैं. देन अब एक लास्ट वर्ड, ये तो सुना ही है सबने, दैट इज ऑस्टियोक्लास्ट. तो मेन जो ऑस्टियोक्लास्ट है ये भी बोन सेल का ही हिस्सा है, बट ये वो कैटेगरी है जो हेल्प करते हैं इन ग्रोथ ऑफ बोन सेल्स. उनके ग्रोथ को ध्यान रखना, उनका डेवलपमेंट मॉनिटर करना कि प्रॉपरली मैच्योर हो रहे हैं या नहीं, या ये वाला ट्रांजिशन जो फेज है वो परफॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं, दैट इज द डेवलपमेंट पार्ट. देन मेंटेनेंस, कितने सेल डेड हो रहे हैं, कितने वापस से फिर से माइटोसिस से होकर गुजर रहे हैं, या ऑस्टियोप्रोजेनिटर ठीक से काम कर रहा है या नहीं. एंड देन ऑल्सो रिपेयर, बोन फ्रैक्चर हो गया, कोई चीज दुर्घटना हो गई, अब वो सब चीजों को रिपेयर करना है, जॉइंट ब्रेक हो चुका है, तो इन सारी चीजों के जो ये इस टाइप की एक्टिविटीज हैं, दैट इज डन बाय ऑस्टियोक्लास्ट. ये हो गए टाइप्स ऑफ सेल्स, मीन सेल्स के नाम, क्या क्या चीजें बोन्स में प्रेजेंट है. अब इसके अलावा
टिश्यूज में ये भी तो देखा है, सेल के अलावा और क्या प्रेजेंट होता है, सेल के बाहर का ग्राउंड सब्सटेंस, दैट इज द मैट्रिक्स. अब ये जो मैट्रिक्स है दैट इज मेड अप ऑफ मिनरल्स, मोस्टली इनऑर्गेनिक मिनरल्स, जो कि बना हुआ है कैल्शियम फॉस्फेट कह लो, देन कैल्शियम कार्बोनेट कह लो इन फॉर्म से, देन कैल्शियम नॉट कैल्शियम मैग्नीशियम फॉस्फेट ऑल्सो, then it is made up of some inorganic salt, KCl, NaCl, specially crystalline form of salt, that is the condition. So ये सारी चीजें क्या हैं, these are the major matrix content of bone tissues. अब ये जो पूरे टिश्यूज और सेल्स के अलाइनमेंट है, अभी बहुत सारा सॉलिड मैट्रिक्स के बीच में ऑस्टियोब्लास्ट या फिर ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट होते हैं. तो ये जिस भी एरिया में प्रेजेंट होंगे, इमेजिन करो ये एक छोटा सा सेक्शन है हमारा बोन टिश्यू का, और इसमें बहुत सारा मैट्रिक्स रीजन है. तो देयर इज वन रीजन जहां पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना के एक कनाल लाइक एरिया बनाया जाता है. दैट कनाल इज नोन एज, if anyone can remember, that is known as Haversian canal. Haversian canal. Right. So मेन एक कनाल होगा, या फिर इसको ऑस्टियन कनाल भी आप बोल सकते हो. So ये क्या है, ये है हमारा हेवर्सियन कनाल. अब ये जो मेन कनाल है ये क्या होता है, थ्रू आउट द बोन लेंथ, ये लॉन्गिट्यूडनल कनाल है. जितना लंबा बोन होगा उतना ही लंबा ये पूरा का पूरा कनाल सिस्टम चलेगा. ये कनाल्स क्यों होते हैं, ये कनाल्स में बेसिकली ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो पूरे रन करते हैं. सो मेजर 1 और 2 ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं इन कनाल्स में, वो पास करते हैं, क्योंकि एट द एंड इनको न्यूट्रिशन चाहिए, और न्यूट्रिशन इनको भी ब्लड ही पहुंचाता है और कोई नहीं पहुंचाएगा. तो इन कनाल्स के बीच में प्रेजेंट होंगे मेन ब्लड वेसल्स. अब ये तो लॉन्गिट्यूडनल कनाल हो गया. व्हाट अबाउट द ट्रांसवर्स पार्ट, वो भी तो इंपॉर्टेंट है. तो दीज हेवर्सियन कनाल्स आर कनेक्टेड, मींस ये कनाल्स एक दूसरे से भी कनेक्टेड होते हैं, कनेक्टेड बाय ट्रांसवर्स कनाल. मीन्स उनका नाम ही ट्रांसवर्स कनाल्स है. अब उनमें क्या होते हैं, उनमें भी ब्लड वेसल्स होंगे, और साथ ही साथ नर्व फाइबर्स भी होंगे. नर्व फाइबर्स क्यों, तभी तो सेंसेस आएगा कहाँ पे क्या जरूरत है. आपको अगर बोन में पेन सेंसेशन होता है, समथिंग इज नॉट गुड, एबनॉर्मल है, या फिर कुछ तो गड़बड़ है बोन में, उस चीज का मैसेज पहुंचाना, समझना, उसके लिए न्यूरल कनेक्शन की रिक्वायरमेंट है. एंड ब्लड वेसल्स एवरीवन नोज की क्यों जरूरत है. सो दीज आर द ओवरऑल हिस्टोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ बोन्स. एवरीवन अंडरस्टूड? Yes, ma'am. ओके, श्योर, सबको समझ में आया पक्का? ओके, नाउ डू वन थिंग. अभी हमने वापस से एनाटॉमी, स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स एंड हिस्टोलॉजी पढ़ा. टेक 2 to 3 minutes, आई एम नॉट गिविंग मोर टाइम, 2 to 3 minutes ऑफ मूवमेंट. whatever I have written, try to recall it. जो भी हमने सुना वो वापस से रिकॉल करो. इन केस किसी पॉइंट में या कहीं पे डाउट है, देन आस्क मी. आई एम गिविंग एवरीवन 2 to 3 minutes. मैम एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा दो. सेकंड. डन मैम.
Okay. Some people are asking question Workman's canal. Okay, I was not aware कि आप लोगों को पता है. So यही जो transverse canals हैं, इन्हीं को perforating canals भी बोलते हैं. Does anyone know what is the meaning of perforation? मैम जैसा जाइलम में था Right. Perforation means ट्रांसपोर्ट right. छोटे छोटे pores present हैं और वो Pits pores के जैसे। through molecules या substances exchange हो पाते हैं या फिर movement होता है. That is perforation. So basically यही वो canals हैं जिनको हम Workman's canal कहते हैं. But I thought क्वेश्चंस में आता है कभी इसके लिए। right. Okay. Okay. थिंग इज बहुत ज्यादा टर्मिनोलॉजीज अगर मैं एक्सप्लेनेशन के टाइम पे दूंगी तो आप लोग काफी कंफ्यूज हो जाओगे. सो कुछ चीजें हम थोड़ा लेटर पीरियड में अगर एक्सप्लोर करते हैं तो हो सकता है तब बेटर समझ में आता है. ओके, बट सिंस यू हैव आस्क्ड इट मींस आपने वहां तक पढ़ा हुआ है. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग टू एवरीवन, अगर याद रख सकते हो वर्कमैन्स कैनाल इज ट्रांसवर्स कैनाल. मैम ऑस्टियोक्लास्ट एक बार बता दो फिर से. सॉरी, कैन यू रिपीट? मैम ऑस्टियोक्लास्ट. ऑस्टियोक्लास्ट मींस ओवरऑल बोन सेल्स का रिपेयर. कि ध्यान रखना मींस मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से है ऑस्टियोक्लास्ट. वो ये देखेगा ऑस्टियोसाइट रप्चर हो गया क्या, या फिर ऑस्टियोप्रोजेनिटर ठीक से माइटोसिस कर पा रहा है या नहीं, बोन कभी फ्रैक्चर हो गया, कोई टिश्यूज डैमेज हो गए. इन जनरल उसे वो अपने ऑस्टियोप्रोजेनिटर को मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से रिलेट कर सकते हैं. यस, यू कैन. तो वो ऑस्टियोप्रोजेनिटर क्या है, अगर सपोज अगर आप प्लांट टिश्यू से कंपेयर करना चाहते हो तो जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज थे उनमें डिवीजन प्रॉपर्टी है एंड देन वो परमानेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं. सो एग्जैक्टली वही चीज है. ऑस्टियोप्रोजेनिटर डिवाइड हो रहे हैं एंड देन बना रहे हैं ऑस्टियोब्लास्ट. इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ सेल जहां पे जो डिवीजन प्रॉपर्टी है वो कंप्लीटली डिमिनिश हो गई है और बोन को अपना काम करने को कहा है कि भाई जिस काम के लिए आए हो वो करो. एंड जब वो काम करने के लिए मेच्योर हो जाते हैं कंप्लीटली तब वो ऑस्टियोसाइट बना लेते हैं. और इन्हीं सारी चीजों के दौरान गड़बड़ियां होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके ग्रोथ को मॉनिटर करना नहीं करना, सब डिसिप्लिन्ड है या नहीं, उस सब चीजों की जिम्मेदारी ऑस्टियोक्लास्ट को दी जाती है. इसीलिए वो बोन मैरो की इनर लाइनिंग में भी प्रेजेंट होता है बिकॉज द मेन फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो बोन मैरो के रीजन में ही है. इनफैक्ट वही वो रीजन है मींस दैट पर्टिकुलर डायाफाइसिस एरिया जो कि ग्रोथ फेज में व्हेन द पर्सन इज इन द प्यूबर्टी, और सबसे ज्यादा मैक्सिमम लॉन्ग बोन्स ही तो उस टाइम पे ग्रो होते हैं ना बिकॉज ऑफ द ग्रोथ हार्मोन. तो वो जो ग्रोथ फेज होता है जब ओवरऑल बॉडी की हाइट भी डेवलप होती है तभी लॉन्ग बोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. सो इन सब चीजों की वजह से ऑस्टियोक्लास्ट का ये सारे एक्शंस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है. सो दे आर गोइंग टू मॉनिटर इन शॉर्ट all the activities of bone cells. बस इतना ही समझ लो तो उसके अंदर सब कुछ आ जाता है. Understood now? Okay, shall I move ahead? This much is done. Yes, ma'am. ओके, नाउ अभी इसमें एक और एक्स्ट्रा टर्म है क्योंकि टिश्यूज में भी हमने पढ़ा ही है तो मैंने सोचा याद दिला देते हैं वापस से. किसी को याद आ रहा है व्हाट इज स्पॉन्जी बोन किसको बोलते हैं? जो इनर पार्ट ऑफ बोन. यस मैम. ओके, मतलब जो पेरियोस्टियम के अंदर है, जो पेरियोस्टियम के अंदर है. सो बेसिकली ग्रुप ऑफ ऑस्टियोसाइट्स मींस ऐसा रीजन जो बेसिकली ऑस्टियोसाइट का वो रीजन जो कनाल्स के पास नहीं है, उनसे जो दूर होते हैं, कनाल से दूर रहते हैं, नॉट रिलेटेड टू ऑस्टियोनिक कनाल्स, दैट इज नोन एज स्पॉन्जी बोन. और इनके पास माइन्यूट कनाल्स होते हैं. दे हैव माइन्यूट कनाल विच इज नोन एज कनालक्यूलाई. ये वर्ड सुना है किसी ने? वेरी स्मॉल कनाल्स. यस मैम सुना. ओके,
देन एक और वर्ड है, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्लेट्स का अरेंजमेंट होता है। कौन से प्लेट्स? क्योंकि इनका मैक्सिमम पोर्शन किससे बना है? दे देमसेल्व्स आर कनेक्टिव टिश्यू। इनके कॉलम्स अरेंज्ड होते हैं और कैल्शियम बेस्ड प्लेट्स अरेंज्ड होते हैं। वी कॉल देम ट्रेबेक्युले। So they are columns or plates of calcium. तभी वो रीजन, जो स्पेसिफिक जो मैं रीजन कह रही हूँ, वो रीजन क्या होगा? थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि बोन को ओवरऑल अपना रिजिडनेस मेंटेन करना है। वो रिजिडनेस तभी मेंटेन होगा अगर कम से कम हॉलो स्ट्रक्चर होगा। अगर कनाल है तो इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर मेजर बड़े कनाल्स हुए तो बोन हॉलो होना शुरू हो जाएगा। बट बोन का हॉलो अभी हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। वी आर इवॉल्विंग नाउ, सो हॉलो बोन हम अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत सारे फंक्शंस जो है हमारे बोन पे डिपेंड करते हैं, मींस इंक्लूडिंग मेंटेनेंस मेकिंग ऑफ फ्लूइड बेस्ड कनेक्टिव टिश्यू यानी ब्लड। तो इतने सारी इंपॉर्टेंट चीजें अगर बन रही हैं तो ऐसे स्पेसिफिक लार्ज रीजन्स की रिक्वायरमेंट है जहां पे बिग कनाल्स ना प्रेजेंट हो। मींस ऐसा एरिया जहां पे सिर्फ और सिर्फ ऑस्टियोसाइट्स ही प्रेजेंट रहेंगे। देयर इज नो हेवर्सियन और ऑस्टियोनिक कैनाल, और छोटे बहुत ही माइन्यूट कनाल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड देयर आर गोइंग टू बी प्लेट्स ऑफ कैल्शियम, और कह लो कि इन्हीं के कॉलम्स के फॉर्म में इनकी अरेंजमेंट रहती है। दैट इज द स्पॉन्जी बोन। ये एक चीज। नाउ अब आपका मेन इंटरेस्टिंग पार्ट, अब वो पार्ट जिसके लिए आप सब इंतजार कर रहे हो, टू अंडरस्टैंड अबाउट द बोन्स, उनके नाम, उनके नंबर्स एंड पोजीशंस के बारे में समझना। आज जो भी मैं आपको कुछ नाम बताऊंगी, जिन बच्चों का हो चुका है उनके लिए तो रिविजन होगा, यू ऑल मस्ट बी एबल टू रिकॉल एवरीथिंग। बट जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, PNMT 2 बैच के बच्चे जो फर्स्ट टाइम इस चीज को पढ़ रहे हैं, आज के कुछ नाम होंगे। अभी सवाल मत पूछना, सिर्फ नाम सुनना कि कौन सी चीज कहाँ पे है, क्योंकि 1 by 1 पहले मैं आज पूरी बॉडी के नेमिंग वगैरह आपको बता देती हूँ विद काउंट। उसके बाद हमें स्कल से पूरा का पूरा स्टार्ट करना है एक्सप्लेनेशन। एक बार आपको नाम एंड पोजीशन रफली मैंने बता दिया, तो जब मैं डिटेल पढ़ाना शुरू कर दूंगी अपने आप आपको सारी चीजें समझ में आती जाएंगी। तो अब हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइप्स ऑफ बोन्स की तरफ चले जाते हैं और हल्का फुल्का समझने की कोशिश करते हैं। चलो, टाइप्स ऑफ बोन्स। पहला जो मोस्टली जो है बोन्स में दो टाइप के बोन्स होते हैं। वन इज इंट्रामेम्ब्रेनस एंड अनदर वन इज गोइंग टू बी एंडोकॉन्ड्रल। अब इन दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या है? अब जो इंट्रामेम्ब्रेनस है, ये पर्टिकुलर बोन जो है दैट इज रिलेटेड टू द स्कल। जो डायरेक्टली कनेक्टिव टिश्यूज जो थे इनिशियल फेज में, उन कनेक्टिव टिश्यू से डेवलप हुआ, एंड द आंसर इज गोइंग टू बी स्कल। और इन शॉर्ट मैं फ्लैट बोन्स के बारे में बात कर रही हूँ। स्कल में फ्लैट बोन्स प्रेजेंट होते हैं और इनका डेवलपमेंट कैसा हुआ? डेवलपमेंट हुआ इनका कनेक्टिव टिश्यूज, जो पहले कॉमन कनेक्टिव टिश्यूज था, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। ये सब कुछ रिलेशन जो है ये एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही है, क्योंकि बोन्स तो तभी बनना शुरू हो गए थे। और जो दूसरा टाइप होता है बोन का, दैट इज गोइंग टू बी एंडोकॉन्ड्रल। अब ये जो एंडोकॉन्ड्रल बोन है, ये रेस्ट ऑफ द स्केलेटन सिस्टम है। जो स्कल के अलावा बचे हुए स्केलेटन सिस्टम है वो उनसे बना है। इनमें डिफरेंस क्या है? इनका ओरिजिन, मींस इनका डेवलपमेंट कैसा हुआ। तो जो बाकी रेस्ट ऑफ द स्केलेटन पार्ट है ना, वो डेवलप होता है कार्टिलेजेस से। सो दे हैव डेवलप्ड फ्रॉम कार्टिलेजेस, दैट टू हाइलिन कार्टिलेज। तो पहले कार्टिलेज बने, उनमें सॉलिडिफिकेशन यानी मिनरलाइजेशन उनका शुरू हो गया, सॉल्ट्स का क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे ऑस्टियोप्रोजेनिटर अपना टाइप मीन स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स बनाने लगे और इनका डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। ठीक है, सो पहला इनका डेवलपमेंट हुआ हाइलिन कार्टिलेजेस से, एंड लेटर वो बोन टिश्यूज में अपने आप को कन्वर्ट करवाते हैं। सो दैट इज एंडोकॉन्ड्रल। ये दो टाइप के मेजर बोन्स। नाउ आपका जो ओवरऑल स्केलेटन है, वो ओवरऑल स्केलेटन दो मेजर पोर्शंस में डिवाइडेड है बेस्ड ऑन पोजीशंस और उनके एक्सेस को अगर हम पकड़ लें कि उनका लोकेशन कहाँ कहाँ पे है, वो एग्जैक्टली कैसे हमारे पोस्चर को मेंटेन करवा रहे हैं, उसकी अगर कैटेगरी देखें तो वन कैटेगरी इज गोइंग टू बी एक्सियल एंड वन कैटेगरी इज गोइंग टू बी अपेंडिकुलर।
ओके, एनीवन फ्रॉम द क्लास, ये वर्ड को देखकर कुछ समझ में आ रहा है? दे आर जस्ट रेगुलर इंग्लिश वर्ड. यस यस मैम। एक्सियल मतलब कि जो ये बीच के मतलब जो मेन thoracic bones with the girdles, not with the girdles, basically वही जो मेन rib cage and everything, और appendicular में girdles आएंगे और जो साइड का है मतलब limbs. ओके, गुड. Appendages basically. ओके ओके, सो एक्सियल मींस जो हमारे सेंट्रल एक्सिस से जितने भी बोन्स अलाइंड हैं, और थोरेसिक एरिया जो है मींस सेंट्रल पार्ट से जो बोन्स डायरेक्टली अटैच्ड हैं, दैट इज नोन एज एक्सियल. एक्सियल में क्या क्या आ जाता है? इफ आई एम राइट देन टेल मी, अगर मैं सही लिस्ट कर रही हूँ तो क्रेनियल बोन आ जाएगा, है ना, फेशियल बोन आ जाएगा, दे ऑल आर एक्सियल. देन हमारा वर्टिब्रल कॉलम आ जाएगा पूरा, क्योंकि सेंट्रल एक्सिस पे है, ठीक है. अगर पीछे वर्टिब्रल कॉलम है मीन द डॉर्सल पार्ट, देन वेंट्रल पार्ट पे स्टर्नम है. ये तो क्योंकि रेस्पिरेटरी में किया है, सो बोन नहीं सुना ऐसा तो कोई बोल ही नहीं सकता. स्टर्नम से अटैच्ड कौन थे? रिब्स, राइट. ये चीजें प्रेजेंट हैं. देन सम ऑसिकल्स, हमारे ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट हैं. अब देखो ईयर ऑसिकल्स क्या होते हैं? हमारे ईयर के अंदर 3 इंपॉर्टेंट बोन है. एक ईयर में 3 इंपॉर्टेंट बोन्स हैं जो सर्टेन वाइब्रेशंस, जो भी साउंड वाइब्रेशन आप रिसीव करते हो, उसी के यही वो ऑसिकल्स हैं जो वाइब्रेट होती है और इसी वाइब्रेशन को कन्वर्ट करवाती हैं फ्यूचर में इन द नर्व. जो फाइबर्स हैं वो क्या करेंगे? ऑडिटरी नर्व्स इनको प्रॉपरली कन्वर्ट करवाएंगे इनटू सर्टेन मैसेजेस. तो अगर एक तरफ ईयर ऑसिकल्स 3 हैं तो टोटल कितने ईयर ऑसिकल्स हैं हमारे पास? 6. ओके, सो दैट इज द पार्ट ऑफ एक्सियल. ये हो गया. देन वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, हाइयोइड. हाइयोइड बोन कौन सा है एग्जैक्टली? कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारे थायराइड ग्लैंड. राइट, हमारा थायराइड ग्लैंड के पास. तो हमारे जो वॉइस बॉक्सेस मींस वॉइस बॉक्स, तो लैरिंग्स एंड थायराइड ग्लैंड, तो ये इनका जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है दैट इज गोइंग टू बी द हाइयोइड बोन. तो ये सस्पेंडेड होते हैं, तो उनका सस्पेंशन के लिए एक्चुअली एंकरिंग का कौन काम करवा रहा है? हाइयोइड बोन करवा रहा है. ओके, सो दीज आर द लिस्ट ऑफ एक्सियल बोन्स. अगर मैं टोटल काउंट के बारे में बात करूं तो टोटल 80 एक्सियल बोन्स होते हैं. एम आई करेक्ट? 80 एक्सियल बोन्स, जिन लोगों ने ऑलरेडी जिन्होंने पढ़ा हुआ है. ओके, एंड देन नेक्स्ट कम्स अपेंडिकुलर. 126. ओके, अपेंडिकुलर हमारे 2 इंपॉर्टेंट गर्डल से बना है. अभी गर्डल का मीनिंग क्या है? गर्डल का मीनिंग एक ऐसा स्पेसिफिक एरिया जो हमारे पूरे पोस्चर का मींस हमारे पूरे पोस्चर को एक डेफिनेट शेप देता है. तो हमारा 2 ही इंपॉर्टेंट शेप का एरिया है, दैट इज गोइंग टू बी फॉर योर टू सपोर्ट योर 4 लिम्स. हमारे 4 लिम्स यानी हमारे दोनों हाथ को सपोर्ट करने के लिए एक गर्डल बन गया, दैट इज योर शोल्डर. तो उसको हम बोलेंगे पेक्टोरल गर्डल, राइट. और दूसरे हमारे हाइंड लिम्स. तो हाइंड लिम्स यानी आपके लेग पोर्शन को सपोर्ट करने के लिए पेल्विक जो एरिया है, राइट, वो क्या हुए? वो बेसिकली पेल्विक गर्डल जो है वहां पे ओवरऑल आपकी लोअर बॉडी को सपोर्ट करना, योर वॉकिंग एंड एवरीथिंग, उन सबको वो हैंडल करते हैं. सो ये 2 इंपॉर्टेंट गर्डल्स प्रेजेंट है. अभी इनके बीच में होने वाले कुछ नाम को देख लेते हैं. तो पहला हो गया पेक्टोरल एंड दूसरा हो गया पेल्विक. ओके, अब इसके बीच में और भी बहुत सारे बोन्स हैं, वो वन बाय वन हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे. एक बार ये पूरी लिस्ट दिखा दूंगी, देन आई एम गोइंग टू शो यू द मेन पिक्चर्स कि कौन कौन से मैं बोन्स के बारे में बात कर रही थी. शैल आई चेंज द स्लाइड? हम एक बार लास्ट वाली स्लाइड दिखा दो. ओके, यस मैम. ओके, ये भी हो गया, ये वाली स्लाइड हो गई. No, ma'am. ओके ओके, वेटिंग.
Done, ma'am. ओके नाउ अब पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल में एग्जैक्टली क्या क्या आता है वो समझ लेते हैं। पेक्टोरल गर्डल यानी मैं पहले आपके फोर लिम्ब से रिलेटेड एंड ओवरऑल शोल्डर पोर्शन जो है मैं वहां से रिलेटेड बात कर रही हूँ। सबसे पहला बोन जो होगा दैट इज गोइंग टू बी क्लेविकल। योर क्लेविकल इज जो कॉमनली हम कॉलर बोन या ब्यूटी बोन बोलते हैं, दैट इज योर क्लेविकल। तो सामने की तरफ जो कॉलर बोन है 2 in numbers, दैट इज योर क्लेविकल। देन उसी को पीछे की तरफ जो आगे एक्सटेंड करवाता है एक फ्लैट सरफेस बोन आगे लेकर जाता है, दैट इज नोन एज स्कैप्यूला। ओके, सो दैट इज आल्सो 2 in numbers। ओके, ये हो गया। देन इन्हीं से कनेक्टेड है फोर लिम्स यानी आपके हाथ। अब फोर लिम्स जो है ये स्टार्ट होता है पहले तो ह्यूमेरस। ओके, सो मैं गर्डल से नीचे जा रही हूँ यानी जो हमारा क्लेविकल पोर्शन था मैं उससे नीचे की तरफ जा रही हूँ। सो पहले आ जाएगा ह्यूमेरस यानी एल्बो के ऊपर वाला बोन। एम आई करेक्ट? जिन बच्चों का हो गया दे हैव टू सपोर्ट मी। यस और Yes, राइट। ma'am. तो टोटल 2 आर्म्स हैं तो 2 ह्यूमेरस हो गए। अब उसके एल्बो के नीचे जो है हमारा पोर्शन रिस्ट से पहले और एल्बो के नीचे इतना जो पोर्शन है वहां पे 2 बोन्स एक्चुअली सपोर्ट करते हैं और हेल्प करते हैं। वन इज अल्ना and another one is Radius. 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 Yes, Right. ma'am. Radius and तो अभी ulna. 2 हाथ है तो 2 अल्ना हो गए एंड 2 रेडियस हो गए। 6 बोन्स यहां तक Yes, हो गए। yes, ma'am. देन उसके बाद जो हमारा रिस्ट रीजन है वहां पे कौन से बोन्स हैं? कार्पल्स। सो हमारे पास उसके And बाद carpals, राइट metacarpals, and phalanges. राइट। तो कार्पल्स के बाद होते हैं मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स कौन से? जो आपका पाम एरिया है। तो पाम पे आप ध्यान से देखो, आपका पूरा का पूरा आपको बोन्स फील होगा। तो एक लंबा बोन पतला सा स्टिक लाइक बोन आपको फील होता है, दैट इज योर मेटाकार्पल। एंड उसके बाद क्या है? फैलेंजेस। फैलेंजेस यानी आपके डिजिट्स वाले, जो आपके डिजिट्स हैं यानी आपके जो फिंगर्स हैं Yes, उनमें ma'am. जो बोन्स प्रेजेंट हैं दैट इज योर फैलेंजेस। सो ये हो गया काउंट उसका। आई एम राइटिंग साइड बाय साइड काउंटिंग क्योंकि टोटल एडल्ट में कितने बोन होते हैं? 206। तो हमें 206 की काउंटिंग करनी है पूरी की पूरी। ओके, सो ये हो Yes, गया ma'am. आपका कार्पल, मेटाकार्पल। कार्पल आपका रिस्ट एरिया, उसके बाद मेटाकार्पल और उसके बाद जो आपके फिंगर्स में प्रेजेंट है दैट इज फैलेंजेस। 14 इन वन साइड। ये हो गया आपका पेक्टोरल गर्डल कंप्लीट। अभी सिमिलरली आपको पेल्विक गर्डल देखना है। पैटर्न सेम ही होगा, कंपेयर बस करना है, थोड़े बहुत नाम सेम है। बाकी ओवरऑल ये भी पता चल गया ये दोनों बोन सपोर्ट के लिए जैसे हैं वैसे ही पेल्विक गर्डल में भी सपोर्ट के लिए बोन होंगे। 3 टाइप के बोन एक्चुअली प्रेजेंट होते हैं। पहला होता है इलियम। ओके, इलियम हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का भी पार्ट था तो नाम शायद याद रहे आपको। देन Ischium. इशियम Yes, ma'am. Ilium, ischium, and pubis. एंड And देन pubis. प्यूबिस। ओके, तो ये 3 नाम है। इसका मतलब यहाँ पे 3 बोन बस इसलिए है, रीजन इज कि आपका जो पेल्विक गर्डल होता है इट इज गोइंग टू सपोर्ट मोर हेवियर पोर्शन ऑफ योर बॉडी। बस इतना ही समझ Ma'am, लो, इसलिए यहाँ पे 3 वो है। जो इंटेस्टाइन वाला एरिया में उसमें ये आता है शायद, क्योंकि वो काफी बार रॉन्ग मिल जाता है आंसर में, उसकी सॉरी वजह सॉरी से। जो इंटेस्टाइन वाला एरिया में ना उसमें ई आता है और इसमें आया राइट है। राइट राइट राइट। स्पेलिंग आपको ध्यान में रखना। करेक्ट करेक्ट, दैट इज करेक्ट। सो वो आप स्पेलिंग ध्यान में रखना है, बट जस्ट आपको याद दिलाया कि वो हमारे इंटेस्टाइन में भी सेम नाम है। नेक्स्ट, अभी उससे अटैच्ड हमारे हाइंड लिम्स। पैटर्न सेम ही रहेगा। हमारे हाइंड लिम्स में सबसे पहला पोर्शन जिसको हम थाई बोन बोलते हैं दैट इज फीमर। Yes, ma'am. Femur. देन टिबिया। Tibia and fibula. Fibula. राइट, एंड फिब्यूला। And the kneecap. राइट, जो नी कैप है उसको हम बोलते हैं पटेला, नी कैप। उसके बाद जैसे यहाँ पे कार्पल्स थे वैसे ही Tarsals. हमारे टोज के लिए आप यूज करोगे टार्सल्स, Tarsals. जो एंकल के पास प्रेजेंट है टार्सल्स। उसके बाद मेटाटार्सल्स जो आपका मेन Metatarsals. फुट रीजन है वो, एंड जो आपके टोज होंगे दैट विल बी अगेन phalanges। Phalanges. Yes, yes.
ये हो गए आपके phalanges. तो ये बेसिकली सब क्या हो गए आपके पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल. ओके चलो अभी काउंटिंग थोड़ा सा. यस और मैम इसमें टार्सल 7 होंगे. राइट. टार्सल 7 एक पैर में, तो टोटल 14. मेटाटार्सल्स अगेन 10. yes ma'am. मेटाटार्सल और phalanges का काउंट हमारे फोर लिम्ब और Phalanges. हाइंड लिम्ब में सेम होने वाला है. Same. Yes. ओके. हाउ मेनी फीमर? 2. टिबिया 2. फिब्यूला 2 एंड पटेला 2. Fibula to patella 2. हाउ मेनी इलियम? 1 2 One. 2 2 2. 2 in one. Ischium 2 And pubis. 2. everything is 2. Yes ma'am. ओके. सो ये ओवरऑल क्या है हमारे दोनों बोन्स यानी दोनों मेजर गर्डल्स और उनके स्ट्रक्चर. मैंने पहले गर्डल आपको बता दिया. रीजन इज कि ये इजी है, इनको याद करना और समझना काफी इजी होता है बिकॉज आप फिजिकली भी विजुअलाइज करके अपनी ही बॉडी में देख सकते हैं. आप पूरा का पूरा आराम से मिरर के सामने आपका पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल इजीली याद कर सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो. क्या चीज आप याद नहीं कर पाओगे, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, दैट इज टू अंडरस्टैंड योर क्रेनियल एंड फेशियल बोन्स. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है. बट द थिंग इज क्योंकि वो फ्लैट बोन से बने हैं, उनका वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ पे खत्म हो रहे हैं वो पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एज सच उनके जो जॉइंट्स हैं दे आर मेड अप ऑफ, मींस वो एक एडिशन के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. वो हमारे पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल के बोन्स की तरह जो हमारा रेगुलर जॉइंट है जो बेंड होता है, जो आप यूजुअली जानते हो और समझते हो, वो उसकी तरह नहीं फंक्शन करते. एंड वो उसकी तरह फंक्शन नहीं करते तो वो बोन्स को समझना आपके लिए थोड़ा सा नॉन ऑब्वियस हो जाएगा. बट फिलहाल मैं आपको यही 2 बोन्स बता रही हूँ. इसके बाद मैं आपको पिक्चर शो करने वाली हूँ. जस्ट वेट. हमारे ओवरऑल स्केलेटन का सबको दिख रहा है पिक्चर? यस मैम. ओके. हाँ, एक होमवर्क समीक्षा ने Yeah. बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है. शी हैज आस्क्ड कि जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं इन्फेंट्स, उनमें बोन ज्यादा होता है. डज एनीवन नो द नंबर राइट नाउ? 100 प्लस होती है. 300 प्लस plus होती है. ओके. अगर 300 प्लस है, आई वांट एक्यूरेट नंबर. सो एवरीवन प्लीज फाइंड आउट टुडे कि बेबीज में, जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं, उनमें एक्चुअली कितने बोन्स होते हैं और कौन से नहीं जाएंगे, वो काफी डिटेल हो जाएगा. कौन से बोन फ्यूज होते हैं वो बहुत ही डिटेल स्टडी हो गई. बट एटलीस्ट नंबर जरूर पता करके आना कि कितना होता है. ओके चलो. मैम 2 वर्टिब्रल कॉलम की होती हैं. सॉरी 2. मैम वर्टिब्रल कॉलम की होती हैं. अच्छा ओके. सो लेट्स डिस्कस इन द Yes, नेक्स्ट. yes ma'am. तो आप लोग भी कंफर्म करके आ जाओ, मैं भी कंफर्म करके आ जाती हूँ क्या नंबर है. लेट्स सी हमारा आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है. ओके. Yes ma'am. बचपन में वर्टिब्रल कॉलम में 33 बोन्स होते हैं और बाद में 26 हो जाता है. अभी वो हम ओके. देखेंगे. 26 या 27? 26. नहीं, sorry, 26 है यार. 26 ही है. डोंट बी कंफ्यूज्ड, आई एम कंफ्यूजिंग यू. टोटल 26 ही होते हैं. ओके चलो. एंटीरियर पोर्शन, पोस्टीरियर पोर्शन, जो बोन्स अभी मैंने आपको बताया वही एग्जैक्टली वही बोन्स है, कुछ भी ज्यादा एक्स्ट्रा इसमें नहीं दिया हुआ है. तो इसीलिए मैंने यही फोटो आपको मैं दिखा रही हूँ. डिटेल जब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो नेक्स्ट फोटो में आपको मैं और काफी डिटेल चीजें बताऊंगी. स्टार्ट किया था, चलो स्कल तो हो गया. स्कल में देखो, स्कल का जो कंपोनेंट है वो 2 है. एक है क्रेनियल, एक है फेशियल. क्रेनियल मतलब वो एरिया जो कि हमारे ब्रेन को बचाता है. बाकी फेशियल तो आप समझ गए. रेस्ट ऑफ द जितना भी आपका स्कल का पोर्शन है टिल योर लोअर जॉ, वो सारी चीजें किस में प्रेजेंट होती हैं? आपके फेशियल में प्रेजेंट होती है. ओके. सो ये दोनों चीजें स्कल में आ गई, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में स्टार्ट कर देंगे. देन क्लेविकल और स्कैप्यूला जो हमने पेक्टोरल गर्डल का देखा था. सो ये पीछे का जो पोर्शन है दैट इज गोइंग टू बी स्कैप्यूला, और ये जो कॉलर बोन कहा था दैट इज गोइंग टू बी योर क्लेविकल. उसके बाद फोरआर्म के बारे में डिस्कस किया था. सो फोरआर्म में क्या प्रेजेंट है? ह्यूमरस, ये जो मेन आर्म, द जॉइंट बिटवीन क्लेविकल एंड मींस दोनों टिल एल्बो, जो पूरा का पूरा रीजन है. देन उसके बाद है रेडियस एंड अल्ना. सो रेडियस अगर आपको ऐसा दिख रहा है, सो रेडियस को कैसे पहचानोगे एग्जैक्टली वो कहाँ पे जा रहा है? आपके थंब तक, जो थंब के डायरेक्शन में जो होता है बोन दैट इज गोइंग टू बी योर रेडियस, और जो पीछे हिंडर्ड रहता है दैट इज गोइंग टू बी योर अल्ना.
ओके हैंड के पोजीशन से याद रखने से अच्छा आप थंब का पोजीशन समझ लो तो आपको पता चल जाएगा। ओके इफ यू कैन ऑब्जर्व इट केयरफुली तो आपको दिख जाएगा कि वो टुवर्ड्स थंब ही वो रेडियस का जो पोर्शन है वो मूव हो रहा है, और उसका जो पीछे का बोन है एक और लॉन्ग बोन दैट इज गोइंग टू बी अल्ना। देन कार्पल्स जो एग्जैक्टली आपके रिस्ट से बना है, अगर सब लोग अपना रिस्ट ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, प्रेस करके अगर देखोगे, यू कैन सी स्मॉल, पहले तो आप ऑलरेडी देख सकते हो बॉल लाइक स्ट्रक्चर इन योर रिस्ट। ओके तो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं दे आर नथिंग बट द कार्पल्स। वही कार्पल्स आगे मेटाकार्पल्स बनाते हैं, एंड उसके बाद जो आपके फिंगर के बोन्स हैं दे आर नोन एज फैलेंजेस। इतना आपका पेक्टोरल गर्डल। देन कम्स पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल पोस्टीरियर रीजन से आपको बेटर समझ में आएगा, इसीलिए उन्होंने उस तरीके से लेबल किया है, इलियम पार्ट। देन उसके नीचे जो बेंट एरिया है दैट इज गोइंग टू बी इशियम, एंड उसके बाद प्यूबिस, जो प्यूबिस का नाम ऑफ कोर्स इसलिए पड़ा है, द रीजन इज इट इज गोइंग टू गिव प्रोटेक्शन और एक सेपरेट अलाइनमेंट टू द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके दैट्स व्हाई उसको प्यूबिस कह रहे हैं। उसके बाद उनसे अटैच्ड हाइंड लिम्स, और हाइंड लिम्स में वही अगेन जैसे हमने फोर लिम्स में देखा था सिमिलर पैटर्न। पहला है फीमर, नी कैप जो है उसका नाम पटेला, देन टीबिया एंड फिब्यूला। जो टीबिया है दैट इज गोइंग टू बी मोर थिकर बोन जो एंटीरियर साइड है, और जो पोस्टीरियर साइड होगा दैट इज गोइंग टू बी फिब्यूला, वहां पे मसल का प्रेजेंस ज्यादा होता है। ओके देन टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड अगेन फैलेंजेस उस तरीके से। ओके सो दीज आर ओवरऑल स्ट्रक्चर। अभी एक्सियल बोन में जो हमने एक और पार्ट देखा था स्टर्नम एंड इसका रिब केज। सो दिस इज योर स्टर्नम, ये तो आप सबको पता ही है। उसके अराउंड रिब केजेस, हाउ मेनी रिब केजेस प्रेजेंट होते हैं, हाउ मेनी रिब्स? 24. अगर फोटो में काउंट कर लो तो हाउ मेनी? 24. 24, गुड। And how many sternum? One sternum और उससे attached 24 means each side 12 ribs present होते हैं। Okay, so this is the structure of your whole bone. सबको समझ में आया? Not structure, the skeleton part. Everyone, especially PNMT 2 बच्चे आप लोग first time कर रहे हो, so आपका हाँ या ना बोलना ज्यादा जरूरी है। Tell me if you are getting or not. Yes, ma'am. ओके चलो, तो आज के जो एक दो होमवर्क्स, मसल्स के एग्जांपल्स, देन इन्फेंट्स का नंबर ऑफ बोन्स। ओके उसके अलावा ओके दैट्स इट फॉर टुडे, क्योंकि हमारा 1 by 1 एक फ्लो में हमारे 3 क्लासेस हैं जू के ही, सो वो एक फ्लो में ही सब रहेगा। सो आई एम नॉट गिविंग यू मच ऑफ होमवर्क क्योंकि आपके दूसरे सब्जेक्ट्स भी रहते हैं, प्लस आई थिंक सिनर वाले बच्चे आप लोगों का यूनिट टेस्ट भी शुरू हो रहा है ना, तो यूनिट टेस्ट की वजह से आई एम नॉट श्योर आप लोगों का ऑफलाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट स्टिल तैयारी करके रखो। तो इसीलिए मैं ज्यादा अननेसेसरी होमवर्क नहीं दे रही, फिलहाल तो नहीं दे रही। ओके दैट्स इट फॉर टुडे, यू हैव अनदर क्लास टू जॉइन। ओके बाय स्टूडेंट्स। मैम पिछली क्लास में बेसिकली तो पैरालिसिस के ऊपर पूछा था, पैरालिसिस क्या कॉज क्या होता है? आपने बोला था कि न्यूरो मस्कुलर जंक्शन के कारण न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के कारण। राइट जो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन है वहां पे जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स है दे डोंट फंक्शन प्रॉपरली। दैट वाज क्वेश्चन समीक्षा ने पूछा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, समीक्षा का क्वेश्चन था। तो वो इसीलिए था कि जो न्यूरो मस्कुलर जंक्शंस होते हैं, जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हमने ध्यान दिए थे, सो न्यूरो ट्रांसमीटर्स मोस्टली एसिटाइलकोलिन इस केस में वो क्या करते हैं, प्रॉपरली न्यूरॉन टू मसल का जो मेन जंक्शन है वो ही क्रॉस नहीं कर पाते, और अगर वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो मसल रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा ना। यस मैम। तो मसल अगर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो क्या होगा, देयर विल बी नो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। यस मैम। ओके तो इसीलिए वो पर्सन जो होता है वो मूव नहीं कर पाता। बट वो ऐसा केस होता है कि अगर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में प्रॉब्लम है तो मस्कुलर जो एरिया है वो फील कर सकता है, मतलब आउटसाइड एनवायरनमेंट में, मतलब नर्वस कोऑर्डिनेशन में कोई प्रॉब्लम। हाँ तो इसकी वजह से अब देखो क्या होगा, अगर मसल मींस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में अफेक्ट हो गया ना तो मसल में नम्बनेस रहेगी, मतलब पेन हो, चोट लगे, कुछ भी हो पता ही नहीं चलेगा। आप पिंच करोगे वो एरिया में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और ओवरऑल मसल धीरे धीरे यूज नहीं होगा तो वो वीक होने लग जाएगा एंड मसल लॉस हो जाता है।
मैम बट पैरालिसिस को जैसे होता है ना कि जब ब्रेन में या कहीं पे भी आर्टरीज ब्लॉक हो जाए Central nervous वो system. स्पेसिफिक रीजन के लिए अगर वो एरिया है ब्रेन का, हाँ, कोऑर्डिनेशन। दो टाइप का है। अगर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में प्रॉब्लम है तो दो टाइप के पैरालिसिस होते हैं, टेम्पररी एंड परमानेंट। टेम्पररी जो होता है दैट इज अगेन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तो इट मींस प्रॉब्लम हमारे नर्वस सिस्टम में नहीं है, थोड़े से जंक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम है, एसिटाइलकोलिन में भी सफिशिएंट नहीं हो रहा, आगे पास ऑन नहीं कर पा रहा, तो कुछ मेडिसिन देकर, कैटलिस्ट देकर उनको आगे बढ़ा दिया जाता है। मतलब ऐसा होता है ना, गाड़ी को थोड़ी देर धक्का लगाना पड़ता है फिर अपने आप चलने लगती है, तो वो कंडीशन होता है, वो क्योर हो जाता है। Then there is one condition which is permanent paralysis. Permanent paralysis is related to your dopamine then. अब डोपामिन सबको पता होगा, अगर नाम वेगली भी याद आ रहा होगा, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर जो बेसिक मींस मेन चीफ ब्रेन के सारे कोऑर्डिनेशन में पार्टिसिपेट करता है। उसके बाद मल्टीपल टाइप के ट्रांसमीटर्स होते हैं जो साइट बेस्ड होते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे। जो सबसे पहले ब्लड ब्रेन बैरियर से निकल के आपकी बॉडी तक जो पहले फैलेगा और जो पहले मैसेज लेकर जाएगा दैट विल बी डोपामाइन ओनली। तो ये वहां पे अगर अफेक्ट हो गया, अगर आपका नर्वस सिस्टम ही मसल्स तक वो पर्टिकुलर मोटर न्यूरॉन्स काम नहीं कर पा रहे और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, न्यूरल इम्पल्स, केमिकल इम्पल्स कुछ भी जनरेट नहीं कर पा रहे, सो दैट पैरालिसिस इज गोइंग टू बी परमानेंट। वो फिर ठीक नहीं हो सकता, दैट पर्सन इज गोइंग टू बी ऑन बेड परमानेंट टिल डेथ। और उसके बाद उसकी बॉडी में ये जो होता है इसकी वजह से एग्जैक्टली क्या हो रहा है, पूरा मसल स्टिफ ही रह जाता है। कैल्शियम जो उनके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिक्रीट हुआ है, मैट्रिक्स में है, वो वापस ही नहीं जा पाए, और वापस नहीं जाएगा तो मसल क्या होगा, परमानेंट कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में रहेगा और धीरे धीरे स्टिफनेस की वजह से एनारोबिक रेस्पिरेशन में स्विच होके मसल लॉस होना शुरू हो जाएगा। सो डीजेनरेशन ऑफ मसल विजिबल रहता है ऐसे पेशेंट्स में, और धीरे धीरे वो बेड पे लेटे रहते हैं बट दे बिकम एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली थिन, क्योंकि उनका मसल जो है वो लूज हो चुका है, अब वो मसल यूज भी नहीं हो रहा, प्लस मसल्स को कोई सिग्नल नहीं मिल रहे। सो ये सारी चीजों की वजह से वो कंडीशन नर्वस सिस्टम की है। जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जो प्रॉब्लम होती है दैट इज द टेम्पररी कंडीशन। देयर आर टू काइंड ऑफ पैरालिसिस एंड देयर आर मेनी कॉजेस। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी ये जेनेटिक भी होते हैं कभी कभी इन सम पीपल। मैम मैंने कॉज ढूंढे थे ना, तो वहाँ पे आया था कि स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी या फिर ब्रोकन नेक। राइट anything can Yes, lead yes, to ma'am. paralysis, anything, there are multiple causes, बट ये रेगुलर मींस मोस्टली ऐसे कॉजेस जो मैंने आपको बताया ये कैसे हैं, ये ओल्ड एज में जो नेचुरली लोगों को होते हैं। ओके, जैसे नेक इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ये यंग पीपल को भी हो सकते हैं। ये अनटाइमली कॉज है जो कि अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट्स की वजह से हो जाता है, बिकॉज आपका मेन मोटर इंपल्स को कोऑर्डिनेट एट द एंड स्पाइनल कॉर्ड ही करता है। अगर वही डैमेज हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे ऑर्गन्स एंड एरिया अफेक्ट होंगे। यस मैम, हम जब अपन ब्लड सर्कुलेशन पढ़ रहे थे तो आपने वो वीनस सिस्टम और हेपेटिक पोर्टल को होमवर्क दिया था। राइट अभी बहुत सारा होमवर्क बाकी है बच्चे। मैंने उसके बाद आई थिंक सेम क्वेश्चन आफ्टर द होमवर्क मैंने 2 to 3 क्लासेस तक कंटिन्यूसली पूछा। सम स्टूडेंट सेड यस हमने किया, कुछ ने, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने बोला हमने नहीं किया। सो पर्पसली मैंने क्या किया है, वो कहा है कि जितने होमवर्क आप नहीं करते जाओगे आपका होमवर्क ऐड होता जाएगा। और इसकी वजह से क्या तकलीफ होगी कि ये सेशन होने के बाद मैंने बहुत दिनों से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवाया है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जब करवाऊंगी उस टाइम पे वो क्वेश्चंस आएंगे, तब हम लेंगे, फिर तब मैं देखूंगी कि आप लोगों को आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो जो बच्चे रेगुलर होमवर्क कर रहे हैं, डोंट वरी, योर हार्ड वर्क इज गोइंग टू पे। तो उस टाइम पे टेस्ट में आप बेटर आंसर्स करोगे तो अपने आप आपको बात समझ में आने लगेगी। एंड देन अगेन हम लोग काफी बार रिवाइज करेंगे, सो फिर से हम वो टर्मिनोलॉजीज बहुत सारी रिपीट करने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। बट मुझे सब कुछ याद है। जो इस बार का भी लास्ट होमवर्क था दैट आल्सो आई रिमेंबर, एक्टिन एंड मायोसिन के स्ट्रक्चर को पढ़ने को कहा था स्पेशली। उनके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था कि एनसीईआरटी में बहुत ही कलरफुल डायग्राम है, इट इज वेरी गुड एक्चुअली। तो जस्ट ट्राई टू फाइंड इट, क्योंकि एटीपी बाइंडिंग साइट दिए हुए हैं, बस वो मुझे जानना था कि वो पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। रिगर मोर्टिस में वो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था, दैट्स व्हाई। सो ट्राई टू कैच अप विद द होमवर्क। बाकी बच्चे जो थोड़े से लैग्ड हैं वो कैच अप करो। लास्ट 3 to 4 2 वीक्स की आप वीडियोस देखो कंटिन्यूसली, आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या होमवर्क थे, क्या क्या कैचअप करना है। एंड इसके बाद का जो हमारा 3rd क्लास होगा, होपफुली 3rd क्लास तक हमारा सेशन अगर इसका हो गया तो उसके बाद में सारा होमवर्क एक बार फिर से पूछती हूँ सबसे। यस, आई थिंक किसी ने हैंड रेज किया था, समीक्षा, बोलो आप।
मैम मैंने वो न्यूरोमस्कुलर डिसीज ढूंढा था, तो उसका नाम है ना ग्रेविस, और वो एक है ना ऑटो इम्यून डिसीज। ऑटो इम्यून डिजीज है, राइट 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 राइट। और वो उसमें इम्यून सिस्टम है ना, वो एंटीबॉडीज बनाती है, और जो एंटीबॉडीज है ना वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से अटैच होके फिर नर्व इम्पल्स को प्रिवेंट करती है ट्रांसमिशन होने से। ओके ओके, गुड गुड, यू हैव कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन। ओके, यस मैम। एक और मैम चीज ये अब आप वाला डिजीज, ये जो मिस्थेनिया ग्रेविस है, ये डिजीज एक फेमस आदमी को था, स्टीफन हॉकिंग। यस मैम, राइट, यस ऑफ वो कोर्स, चल नहीं सकते थे राइट राइट, उसकी वजह से। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो आप लोगों का एक बहुत अच्छा पोर्शन आने वाला है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस रिलेटेड टू दैट इन नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर क्या, अब तो आप लोग कह लो ऑलमोस्ट 12th में आ ही गए हो। आपका सिलेबस बाकी जो मैक्सिमम बच्चे हैं, अब आपके हार्डली 1-2 चैप्टर सब बचे हुए हैं, वही बस करने हैं हमें, बाकी मैक्सिमम पोर्शन आपका हो चुका है। सो 12th में आपको ये पूरा का अभी तो पूरा सब रेस्पिरेशन कुछ भी काफी हो गया। पढ़ना है। सॉरी, अभी तो रेस्पिरेशन भी हो गया। राइट अभी अभी सिर्फ एक ही बचा ना, प्लांट ग्रोथ। राइट राइट। सो अभी हमारा रेस्पिरेशन बॉटनी में एक चैप्टर बचा है एंड जू में 2 चैप्टर बचे रिलेटेड टू न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ओवरऑल चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों का केमिस्ट्री का सेशन अब हो रहा है, प्लीज गो, यू हैव टू टेक द रेस्ट आल्सो। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू टुमारो, बाय एवरीवन, गुड नाइट। मैम, थैंक यू मैम।